चलो पिछले क्लास में जो है पढ़ा था किसके बारे में रे? नेपोलियन बोनापार्ट का जो हार हुआ था उसके बारे में पढ़ा था ना। बताओ किस युद्ध में हार हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का आखिरी युद्ध कौन सा था? अच्छा, इस युद्ध के बाद उसे कहाँ निर्वासित करके रख दिया गया था? सेंट हेलेना। हाँ, ये जो ना सेंट हेलेना द्वीप पर रख दिया गया था, बताए थे ना। ये द्वीप कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। यहाँ कौन देख रेख कर रहे थे इस द्वीप का? ब्रिटिश गवर्नर, ठीक है ना। चलो इसके मौत के बारे में कुछ रहस्यमय बात है, ठीक है। बोले थे ना क्या मौत के बारे में रहस्यमय बात है? इसे 6 साल के लिए यातना दिया गया था। कहा जाता है यातना के कारण ही ये क्या हो गए थे? मर गए थे। यातना के कारण ही ये मर गए थे, पहला बात है, ठीक है ना। कितने वर्ष की आयु में? 52 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। किस ईस्वी में? 1821 ईस्वी में, ठीक है ना। अच्छा, फ्रांसीसी विशेषज्ञ का क्या कहना है बाल का परीक्षण करके कि इसे जो है कौन सा जहर दिया गया है? आर्सेनिक। जब बाल का परीक्षण किए तो फ्रांसीसी विशेषज्ञ का क्या कहना था? तो फ्रांसीसी विशेषज्ञ का क्या कहना था? क्या इसे जो है आर्सेनिक नाम का जो है ना जहर दिया गया था, ठीक है ना। याद रहेगा ना। चलो ये सब बात समझ गया था। अब अमेरिकी जो है लोग, उनका क्या कहना था अमेरिका का कि जो इसका इलाज कर रहा था बीमारी का, वही इसको क्या कर दिया? मार दिया, ठीक है ना। बात समझा ना। जबकि फ्रांस के लोग का कहना है कि जहर दिया गया था। कौन सा जहर? आर्सेनिक, ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नर जो है वो फ्रांस के काउंट के साथ मिलकर जो है ना क्या किया? नेपोलियन बोनापार्ट को मार दिया। ये सब तो मौत की बात थी, ठीक है ना। सब का अलग अलग कहना है। आप सब समझ गया बात को। मेन ये याद रखिएगा कि यातना दिया गया था 6 साल के अवधि के दौरान, उसे सिर्फ यातना दिया गया था, जिसके कारण उसकी क्या हो गई? 52 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, ठीक है ना। चलो अब जो है हम लोग ये समझेंगे कि वाटरलू युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध में नेपोलियन का हार का कारण क्या था? वाटरलू युद्ध में नेपोलियन का हार का क्या कारण था, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम बोले थे कि वाटरलू जो है वो क्या है? तो उस समय गांव हुआ करता था, अभी क्या है? शहर है, नगर है, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ पर है? ये जो है ना कहाँ पर है? अगर देश में बोला जाए तो ये कहाँ पर है? बेल्जियम में, ठीक है ना। बेल्जियम में जो है ये क्या है? ये क्या है? एक पहले गांव था, अभी क्या है? शहर है, ठीक है ना। तो बेल्जियम का जो राजधानी है क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम का राजधानी क्या? ब्रुसेल्स, ठीक है ना। बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स से जो है 12-13 किलोमीटर की दूरी पर जो है दक्षिण में क्या पड़ता है? उस समय एक गांव पड़ता था, उसका नाम क्या है? वाटरलू। अब तो देखो परिवर्तन होता है, गांव शहर में बदलता है, अब वो नगर बन गया है। याद रहेगा ना। फिर से बोलो कि वाटरलू कहाँ पर था? बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी क्या? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स से जो है 12 या 13 किलोमीटर दूरी पर जो है यह गांव था, वहीं पर ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। बात समझा कि नहीं समझा? आप देखो नेपोलियन जो है सम्राट बना था। क्या बना था? नेपोलियन जो है वो क्या बना था? सम्राट। कब बना था सम्राट या शासक? 1804 ईस्वी में, ठीक है ना। वो जो है इतना महान था, ठीक है ना, इतना कर्तव्यनिष्ठ था, और देखो इतना बहादुर था, ठीक है ना, और इतना प्रतिभाशाली था कि उन्होंने 1805 ईस्वी तक ही में, समझ गए ना, 1805 ईस्वी तक ही में जो है वो पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया था, ठीक है ना। उसके प्रभाव में जो है पूरा यूरोप आ गया था। सिर्फ एक देश जो है उससे हमेशा क्या रखा है? कंपटीशन रखा। वो देश है कौन? ब्रिटेन। बाकी जितने सारे देश थे उन्होंने मान लो कि इसको मान गया था। क्या मान गया था?
कि इससे क्या लड़ेंगे झगड़ेंगे, ठीक है, जैसा कहता वैसा मान लेते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में ऐसा बात हम बोल रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने प्रतिभा से पूरे यूरोप को दिखा दिया था कि हम कितने जो है क्या है, शक्तिशाली है या वीर है या महान है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन को छोड़कर ये पूरे यूरोप के देश को प्रभावित कर चुका था, ठीक है ना। कौन रे? नेपोलियन। किस ईस्वी तक? 1805 तक, याद रहेगा ना, ठीक है ना। रूस जो इतना बड़ा साम्राज्य था उसको भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। रूस जो इतना बड़ा क्या था, रूस का बहुत बड़ा साम्राज्य है ना, ठीक है ना, उसको भी नहीं छोड़ा। मॉस्को तक जो है वो अधिकार करना चाहता था। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन रूस। अब मॉस्को जानता है ना क्या है? मॉस्को जो है वो रूस की राजधानी है, ठीक है ना। मॉस्को तक जो है अधिकार करना चाहता था। कौन रे? नेपोलियन। मॉस्को तक जो है प्रभावित किया रूस को। कौन रे? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। तो तुम लोग ये नहीं देखा कि किसी युद्ध में रूस क्यों बार बार टपक जाता है? क्योंकि रूस को भी नहीं छोड़ा। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ना इटली को छोड़ा, ना ऑस्ट्रिया को छोड़ा, ना जर्मनी को छोड़ा, ठीक है ना। जर्मनी को ना छोड़ा, उसके बाद रूस को भी ना छोड़ा, ठीक है ना। तो जिस जिस देश को तबाह किया तो सभी देश ने उधर क्या कर लिया, मिली भगत कर लिया, सब मिल गया। अब मिलकर बोला अकेला तो कोई नहीं इसको हरा सकते हैं, ये इतने महान है, ठीक है ना, इतना प्रतिभाशाली है कि इसको अकेला किसी देश को क्षमता नहीं था कि इसको हरा सके, ठीक है ना। वो हारा या जीता इससे मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, हारा या जीता नहीं, लेकिन वो अकेला कितना काम किया है, कितने राष्ट्रों पर विजय प्राप्त किया है, ये उसकी क्या महान उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। इतिहास कुछ भी कहे लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो कर दिया है वो क्या था, असंभव था, ठीक है ना। बात समझा ना। एक विदेशी मुल्क का लड़का, समझ लो इटली का विदेशी मुल्क का लड़का फ्रांस का सम्राट बना, फ्रांस को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया, यूरोप के अधिकांश देश को अपने कब्जा में ले लिया। तो एक साधारण व्यक्ति थोड़े ही कर सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इतिहास जो है नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धि को कभी भूल नहीं सकता है, ठीक है ना। बात समझा ना। आप उधर से बहुत सारा देश मिल जाए तब उस पर वार करे तो ये थोड़े जो है महानता है या बहादुरी है, ठीक है ना। अब बात हम लोग करते हैं वाटरलू युद्ध की, ठीक है ना। वाटरलू युद्ध में कैसे इसको हार मिला, किसको रे? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। बात समझा ना। तो वाटरलू युद्ध में कैसे हार मिला इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। अब वाटरलू जगह जान गए कहां पर है, ठीक है ना। अब उस पर विजय हासिल करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट चल दिया, ठीक है ना। उस पर विजय हासिल करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट चल दिया। कब की बात है, किस ईस्वी की बात है? 1815 ईस्वी की। 1815 ईस्वी। वाटरलू युद्ध कब हुई थी? 18 जून 1815, ठीक है ना। जब फिर से सम्राट बना, ठीक है ना। कब फिर से सम्राट बना? जब एल्वा द्वीप से वापस आया, फ्रांस के लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया, ठीक है ना, कि आप ही फिर से सम्राट बन जाइए। तो फिर से ये सम्राट बना, ठीक है ना, 1815 में। 1815 ईस्वी में। अब 1815 ईस्वी में फिर से जब ये सम्राट बना तब इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। कब बना था फिर से सम्राट? 1815। किस द्वीप पर जो है रहता था, फिर वहां से आ गया तो फिर सम्राट बना? एल्वा द्वीप पर। एल्वा द्वीप उसे क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वो किस युद्ध में हारा था? किस युद्ध में उसकी पराजय हुई जिसके कारण उसको जो है, हाँ, लिपीजिंग। ये लिपीजिंग जगह कहाँ पे है? जर्मनी में, ठीक है ना। जर्मनी में लिपीजिंग जगह है, ठीक है ना। ये युद्ध कब हुई थी? 1813 में, ठीक है ना। नहीं, अगर इसमें कुछ घुसता है तो कम से कम 2-4 घंटा जो है ना टीवी सीरियल या फिल्म देखने के बाद वीडियो देख लो, ठीक है ना, तब कुछ समझ में आएगा। बात समझ ना। नहीं तो फेसबुक इंस्टा चलते रहता है तो दिमाग में घुसेगा क्या? बात समझ ना। तो बताओ, इतिहास पढ़ रहा है, इसमें जो है डेट पर डेट रहता है, स्थान पर स्थान रहता है, युद्ध पर युद्ध रहता है।
तुमको कभी अपने जीवन में याद है तुम क्या को लड़ाई लड़ा है? ठीक है, याद है? एक को लड़ाई नहीं याद होगा, किस डेट को किस दिन लड़ा था। तुम दूसरे को याद रखेगा तो उसके लिए शांत रहेगा ना, इसको शांत रखना पड़ेगा। बात समझा ना? अपना जीवन में पता है जो है लास्ट बार कितना किस डेट को लड़ा था? नहीं याद है। किससे लड़ा था? तो किससे लड़ा तो थोड़ा मोड़ा याद होगा। कब लड़ा था नहीं याद होगा, किस डेट को लड़ा था ये नहीं याद होगा। तो थोड़ा सा दूसरे के बारे इतिहास को जान रहे हैं, महान व्यक्तियों के बारे में जान रहे हैं, तो थोड़ा सा तो दिमाग को जगह पर रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कौन सा युद्ध था रे? लिपिजिंग। ये युद्ध जो है कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? जर्मनी में हुई थी। जर्मनी में हुई थी। कब हुई थी? 13 में, 1813 में। इस युद्ध में जो है उसे हार का सामना करना पड़ा। ठीक है ना? जिसके कारण उसे किस द्वीप पर पहुंचा दिया गया था? एल्वा द्वीप। बोला जाओ वहीं पे रहो। लेकिन 10 महीना में भाग आया था। 10 महीना में क्या हुआ था? भाग आया था। 10 महीना में भाग कर कहाँ चला आया था? फ्रांस आया था। तो फ्रांस का शासक जब भाग कर आया था वो डेट कौन सा था? 1815 का ईस्वी था। आया तो फ्रांस के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। आइए फिर से सम्राट बनिए, फिर से सम्राट बन गया। तो याद रहेगा ना? आप पूछ सकते हैं सब कुछ। ठीक है ना? जर्मनी में किस जगह पर युद्ध हुआ था 1813 में? लिपिजिंग। ठीक है ना? याद रहेगा ना? लिपिजिंग। जिसको नहीं याद आता जाके वीडियो देखो। ठीक है? और कितने सालों के बाद पुनः हुआ फ्रांस आ गया? 10 महीना बाद। ठीक है ना? फिर फ्रांस के लोगों ने उसे क्या स्वीकार कर लिया? आप देखो जैसे ही आया अपना देश, सभी यूरोपीय देश को इसकी भनक लग गई कि फिर से जो है आ गया। कौन आ गया? नेपोलियन। फिर जो है कुछ न कुछ करेगा। ठीक है ना? तो नेपोलियन जैसे ही आया तो उन्होंने फिर अपनी सेना पर काम करना शुरू कर दिया। सेना बढ़ाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया सेना बढ़ाना। ठीक है ना? सेना की संख्या बढ़ाना और सेना को प्रशिक्षित करना जो है ना शुरू कर दिया। अब इसके देखा देखी में जो है उधर जो है मित्र राष्ट्र के लोग भी जो है ना क्या करने लगे? सेना बढ़ाने लगे। ठीक है ना? मित्र राष्ट्र के लोग जो क्या करने लगे? सेना बढ़ाने लगे। अब हम तुमको बोले थे जर्मनी का एक क्षेत्र है पर्सा। ठीक है ना? जर्मनी का एक क्षेत्र क्या? पर्सा। बात समझा ना? और उधर से इंग्लैंड है। ठीक है? बात समझा ना? उधर से रूस है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। ये मित्र राष्ट्र के जो लोग हैं, ये जो है इन मित्र राष्ट्र के जो भी देश हैं, ये सबको लगा कि ये सेना बढ़ा रहा है तो हम लोग क्यों पीछे रहे। ये लोग भी तैयारी करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो अब जो है युद्ध की आशंका हो गई। इधर सेना बढ़ रहा है फ्रांस में, और उधर मित्र राष्ट्र की तैयारी हो रही है। अब युद्ध तो होगा ही। तो मित्र राष्ट्र के लोग सोचने लगे कि ये जो सेना बढ़ा रहा फिर कुछ ना कुछ करेगा, चलो अब इसको घेरते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? घेरते हैं। किसी जो है ना मामला में इसको घेरते हैं। और तब तक जो है 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट तो रुकने वाला है ना, वो जो है युद्ध के बिना तो रह नहीं सकता है। तब तक में वो क्या कर दिया 1815 में? बताओ नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू पर जो चढ़ाई कर दिया। वाटरलू हम बताएं ना कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स से जो है ना 12-13 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। समझ ना? आप देखो वहां पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब सोचा कि वह उसको जो है जीत कर वहां पर जो है ना विजय झंडा गाड़ देंगे। ठीक है ना? इस अभियान पे निकला था कौन रे? नेपोलियन। बात समझा ना मेरा बात? समझ रहा है ना? अब इस युद्ध की भनक जो है मित्र राष्ट्र को मिल गया। ठीक है ना? अब सबसे उसका जो है दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन फुल तैयारी में था। ठीक है ना? तो ब्रिटेन फुल तैयारी में था। समझ गया ना? वैसे तो मित्र राष्ट्र में जो सबका नाम लिया वो सब था, लेकिन ब्रिटेन फुल तैयारी में था। और उधर से जो है कौन? पर्सा। ठीक है ना? बात समझा ना? तो यहाँ पर वाटरलू की जैसे ही वाटरलू की युद्ध हुई, मतलब वाटरलू जैसे ही ये जाने वाला था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना के साथ। ठीक है ना? उस पर विजय हासिल करने के लिए। तो उस रात वर्षा खूब हुआ था। क्या हुआ था? वर्षा भारी हुआ था। ठीक है ना? समझा ना? तो वर्षा के कारण जो है आगे चलना मुश्किल हो रहा था। किसको? नेपोलियन की सेना को। इधर से नेपोलियन था, नेपोलियन की सेना था। फिर भी नेपोलियन जो है ये मान लिया था कि ना हम इस युद्ध में जीत कर ही रहेंगे। इस युद्ध में जीत कर विजय हासिल करके ही रहेंगे। मनोबल को गिरने नहीं दिया।
ठीक है ना। उधर अगेंस्ट में कौन था, इंतजार कर रहा था, इंग्लैंड की सेना, ठीक है ना। इधर से नेतृत्व कर, इधर से जो है मान लो ये इधर से जो है मुख्य रूप से कौन था, नेपोलियन और उसकी सेना था, ठीक है ना। उधर से इंग्लैंड था और इंग्लैंड की सेना था। इंग्लैंड की जो सेना का सेना नायक, ठीक है ना, इंग्लैंड की सेना का सेना नायक, ठीक है ना, वो कौन थे, वह कौन थे, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। आप पूछेंगे कि वाटरलू युद्ध में जो इंग्लैंड की सेना का सेना नायक कौन थे, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ठीक है ना। तो अब ये बताओ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से भिड़ंत हो गया किसका रे, नेपोलियन बोनापार्ट। अब हुआ क्या, दोनों सेना आमने सामने हो गया, लड़ाई कर रहा था। तो पहले जो है प्रभावी ढंग से जो है ना प्रहार कौन किया, नेपोलियन की सेना, ठीक है। नेपोलियन की सेना हावी रहा किस पर, ब्रिटेन पर। फिर जो है उधर से ब्रिटेन जोर लगाया, ब्रिटेन जोर लगा तो ब्रिटेन भी लगा कि नहीं इस युद्ध में जीत सकता। फिर इधर से नेपोलियन की सेना भी फिर से जोर लगाया, फिर नेपोलियन जो है ना वो प्रभावी रहा इस युद्ध में, ठीक है ना। अब जैसे ही ब्रिटेन हारने वाला था, ठीक है ना, ब्रिटेन हारने वाला था कि हारने से पहले वहां पर प्रसा की मजबूत सेना पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो आप बताएं पहले दोनों का युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध में जो है पहले जो है जोश में पूरा एकदम दमखम के साथ नेपोलियन बोनापार्ट की सेना जो है ना वो हावी रहता है किस पर, ब्रिटेन की सेना पर। लगा ब्रिटेन की सेना हार जाएगा, फिर ब्रिटेन की सेना जो है वो भी जोर लगाता है, ठीक है ना। तो वो लगता है कि अब हावी रह जाएगा। फिर से इधर से जो नेपोलियन बोनापार्ट की सेना फिर हावी हो जाता है। तो मतलब पलड़ा जो है दोनों तरफ समझ लो समान रहता है, ठीक है ना। अंत में लगता है कि अब नेपोलियन बोनापार्ट की विजय हो जाएगी, उससे पहले जो है ना प्रसा की मजबूत सेना एंट्री मार देता है, ठीक है ना। अब नेपोलियन बोनापार्ट वो क्या हो जाता है, घिर जाता है, ठीक है ना। अब दोनों तरफ पलड़ा भारी हो, अब उधर से आ जाए और ज्यादा सेना, वो प्रसा का मजबूत सेना आ जाए, किसकी हार होगी बताओ, नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये बताओ वाटरलू युद्ध में किस प्रकार हार हुआ, समझ गया ना। पहले दोनों तरफ समान युद्ध चलता है, लगता नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा। पहले मान लो नेपोलियन की सेना, फिर जो इधर इंग्लैंड की सेना, फिर जो है ये नेपोलियन की सेना आगे हावी रहता। जब वो विजय हासिल करता तब तक में जो है ना प्रसा की सेना जो है एंट्री मार देता। याद रहेगा ना, प्रसा की सेना क्या करता, एंट्री मार देता। अब यहाँ पर देखो प्रसा की सेना जब आता है तो वहां जो सेना का जो नेतृत्व जो करता है वो कौन करता है बताओ, मार्शल ब्लूचर। मार्शल ब्लूचर कौन रे। तो इस वाटरलू युद्ध में अगर नेपोलियन बोनापार्ट जो है मुख्य भूमिका में है तो उधर से इंग्लैंड में मुख्य भूमिका में कौन है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो है वो भी जो है बहुत महान व्यक्ति थे। बाद में जो वो इंग्लैंड के क्या बने, प्रधानमंत्री भी बने, ठीक है ना। अभी वो सेना नायक है, ठीक है ना। सेना का वो क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है ना। टक्कर दे रहा है, ठीक है ना, टक्कर दे रहा है। लेकिन जैसे ही हार जाता उससे पहले कौन एंट्री मार देता है, ठीक है ना, प्रसा की सेना। प्रसा की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, मार्शल ब्लूचर, ठीक है ना। ये सेना का आप दोनों मिलके जो है इसको क्या कर देता, हरा देता। तो इंग्लैंड के सामने कौन आत्मसमर्पण कर देता है, नेपोलियन बोनापार्ट। अब बताओ एक एक चीज घुसा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो नेपोलियन बोनापार्ट का हार का क्या कारण था, हार का कारण है वो बारिश, ठीक है ना। बारिश जो रात भर हुई जिसके कारण जो है चलने में परेशानी हुई। देखो वर्षा हो जाता तो रास्ता सब में चलने बुलने में परेशानी होती है कि नहीं होती है। और दूसरा हो गया कि समय पर किसकी एंट्री, प्रसा की सेना की एंट्री, ठीक है ना। वो भी मजबूत सेना की एंट्री, इन्हें की कमजोर कुछ भी आ गए इस टाइप का ना। आप समझ गए ना सब बात। बताओ एक एक चीज चल गया दिमाग में, कहीं कोई दिक्कत, फिर अगला दिन भूल जाना, ठीक है ना। अगला दिन क्या करना, भूल जाना। याद रहेगा दो, इधर से नेपोलियन बोनापार्ट, उधर से किसको याद रखे, इंग्लैंड के किसको याद रखेगा, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। और प्रसा की तरफ से किसको याद रखेगा, मार्शल ब्लूचर, रहेगा ना। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो इस युद्ध
की समाप्ति के बाद, अब देखो किसी भी युद्ध की समाप्ति के बाद संधि होता है, ठीक है ना। संधि किसके बीच में होता है? तो देखो, पराजित होने वाला राष्ट्र और पराजित करने वाला राष्ट्र, ठीक है ना, यानी विजयी राष्ट्र और हारने वाली राष्ट्र दोनों के मध्य जो है ना संधि होती है, ठीक है ना। अब संधि हुई, वाटरलू युद्ध के बाद संधि हुई, ठीक है ना। कब संधि हुई थी? 1815 ईस्वी में, ठीक है ना। 1815 ईस्वी में संधि हुई थी। वो संधि कौन सा संधि के नाम से जाना गया? वियना संधि, ठीक है ना। वियना संधि के नाम से। ये वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इस समय जो है मेटरनिक जो है पूरा जो है क्या चीज में था? प्रभाव में था, ठीक है ना। मेटरनिक बोला जो है इस बार हम फरियाते हैं सब बात को, ठीक है ना। वो अपने यहाँ जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो है बैठकी करवाया, संधि करवाया, ठीक है ना। वो संधि क्या है? वियना संधि, ठीक है ना। वियना संधि बोलो, वियना कांग्रेस बोलो या वियना सम्मेलन बोलो, ठीक है ना। इसकी हुई थी संधि। अब देखो इस संधि का जो नींव जो रखा गया था वो तो कहते हैं तो 1815 में हुआ था, ठीक है ना, वाटरलू युद्ध। लेकिन इस संधि की जो है नींव रखा गया था 1814 ईस्वी में। जो नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने मान लो युद्ध से पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता था, ठीक है ना, अपने युद्ध से पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता था, पूरे राष्ट्र के मानचित्र को बदल डाला था, ठीक है ना। पुरातन व्यवस्था को जो समाप्त कर दिया था और रोमन कैथोलिक धर्म के वर्चस्व को खत्म कर दिया था, समझ गया ना। चर्च शक्ति जो था उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। और नई नई व्यवस्था ला दिया था जिससे यूरोप की पूरी विधि व्यवस्था को बदल रखा था। इन सब से जो है जो समस्या उत्पन्न हुआ किनके समक्ष? मित्र राष्ट्र के समक्ष। तो मित्र राष्ट्र जो है इन समस्याओं को हल करने के लिए 1814 में जो है वियना संधि का क्या रख दिया? नींव रख दिया था, ठीक है ना। कि अब हम लोगों को एक जगह बैठकी करना होगा और नेपोलियन बोनापार्ट जो कर रहा है उसको अब क्या करना होगा? मिलजुल कर रोकना होगा। बात समझा ना? समझा ना? अब बताओ पूरा बात जाना कि नहीं जाना? तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने युद्ध से पूरे राष्ट्र को जो प्रभावित किया था, पूरे यूरोप को प्रभावित किया था, पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल दिया था। पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल देने का अर्थ क्या होता? अब किसी देश को पता न चलता था कि मेरा आखिरी सीमा कहां पर है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जीत कर इधर से उधर मिला दिया था, ठीक है ना। किसी राष्ट्र को यह नहीं पता था कि मेरा आखिरी सीमा कहां तक जाता है। तो यही है मानचित्र बदल डालना। कहेगा किसने जो है यूरोप के मानचित्र को बदल डाला था? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। आप ऐसे बदल देंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध में विजयी रहेंगे, तब ना किसी क्षेत्र को अपने अधीन करेंगे तो उसके क्षेत्र को छोटा कर देंगे, ठीक है ना। तो उसके जो है ना, तो कहना ये हम चाहते हैं कि देखो जितनी सारी जो है समस्या उत्पन्न हुई थी मित्र राष्ट्र के सामने नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा, उन समस्याओं को हल करने के लिए मित्र राष्ट्र जो है बैठकी करना शुरू कर दिया था 1814 ईस्वी से, ठीक है ना। सब देश लगभग जो है ना हार मान लिया था मन से, ठीक है ना। लेकिन एक ब्रिटेन जो था वो जो है वो हार नहीं माना था। जैसे ही 1804 से 1805 आया था, ये जो है ना नेपोलियन अपना हरकत करना शुरू कर दिया, सभी देश को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। बात समझ ना? तो अब जो है जितनी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी मित्र राष्ट्र के सामने, वो अब हल होने वाला था किसके द्वारा? वियना संधि के द्वारा। 1815 ईस्वी में इसका फाइनल समझ लो बैठक हो रहा था, ठीक है ना। समझा ना? इस संधि में तो देखो वैसे छोटे मोटे जो देश बहुत सारे थे, लेकिन 4 देश जो है वो मुख्य रूप से था, ठीक है ना। 4 देश जो है मुख्य रूप से था, छोटे मोटे देश बहुत सारे थे, 4 देश जो है ना वो मुख्य रूप से था। बताओ 4 देश का नाम कौन कौन है? ऑस्ट्रिया है, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही साथ, ऑस्ट्रिया है, उसके बाद रूस है, ठीक है ना। देखो पहला देश का नाम क्या है बताओ? देखो ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना। उसके बाद कौन है? रूस है, उसके बाद ब्रिटेन है, और कौन है? फ्रांस है, फ्रांस है। याद रहेगा ना? फिर से बोलो कौन कौन मेन देश है? हाँ, ऑस्ट्रिया, रूस,
ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। अब बताओ, फ्रांस तो रहेगा ही, जो देश हारा वो देश तो रहेगा ही ना, उस देश का सबसे बड़का दुश्मन रहेगा ही ना, रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है दो को तो तय हो गया यहीं पर, ब्रिटेन और फ्रांस। उसके बाद हो गया रूस, रूस और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जहां पर था तो वो तो रहेगा ही, ठीक है ना। अब ये बताओ यहाँ पर मुख्य किरदार में कौन कौन व्यक्ति थे, तो ये बताओ ऑस्ट्रिया का कौन चांसलर मेटरनिक। अब ये सुनो ध्यान से, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, जो यहाँ का इस संधि का क्या था, अध्यक्ष भी था, ठीक है ना। इस संधि का क्या था, अध्यक्ष भी था। उसके बाद रूस का जार, रूस के शासक को क्या बोलते हैं, जार। रूस के शासक जार, क्या नाम था जार का, अलेक्जेंडर, ठीक है ना, अलेक्जेंडर, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लैंड का कौन है, इंग्लैंड का बताओ, केसलरे था, इंग्लैंड का विदेश मंत्री केसलरे। और फ्रांस का कौन सा, टेलेरो ने, टेलेरो। फ्रांस का विदेश मंत्री कौन, टेलेरो। आप फिर से एक बार समझ लो, ये चार देश जो है ना प्रमुख थे, ठीक है ना। वैसे बोले थे और सब देश था, लेकिन हम लोग चारे को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया, उसके बाद ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, रूस का जार अलेक्जेंडर, ठीक है ना। ब्रिटेन का विदेश मंत्री कौन रे, ब्रिटेन का विदेश मंत्री केसलरे, ठीक है ना। फ्रांस का विदेश मंत्री टेलेरो, ठीक है ना। ये सब मुख्य व्यक्ति थे उस संधि में बैठे हुए, ठीक है ना, याद रहेगा ना। इस संधि में अब ये सब तय था, क्या तय था कि नेपोलियन बोनापार्ट के कारण जो है, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है दिक्कत, ठीक है ना, जो भी यूरोप में जो है दिक्कतें आई है, वो फ्रांसीसी क्रांति का क्या देन है, और फ्रांसीसी क्रांति का देन है, और यही जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसी का क्या देन है। तो जो भी चीज नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किया गया है, ठीक है ना, उस व्यवस्था को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जो भी व्यवस्था किया गया, जो भी परिवर्तन लाए गए हैं, वो सब चीज को समाप्त कर दिया गया। तो पहले तो मानचित्र पे काम होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने विजय प्राप्त करके यूरोप के जो मानचित्र को बदल दिया था, इस चीज पर काम होगा। तो कहा गया इसमें कि यूरोप के जो मानचित्र को बदला गया नेपोलियन द्वारा, ठीक है ना, उसको फिर से स्थापित किया जाए, यानी पुनर्स्थापित किया जाए। यूरोप का जो मानचित्र जो है, जो 1789 ईस्वी क्रांति से पहले था, उस टाइप से फिर से क्या किया जाए, तैयार किया जाए, ठीक है ना। बात समझा ना, पहला बात समझ गया, क्या समझ गया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, युद्ध करके विजय हासिल किया और पूरे यूरोप के जो मानचित्र को बदल दिया था, ठीक है ना। इस मानचित्र को पुनर्स्थापित किया जाए, यानी फिर से जो मानचित्र, उस मानचित्र को मान्यता प्राप्त होगी, ठीक है ना, जो 1789 ईस्वी क्रांति से पहले थी। पहला बात समझ गया। और जो भी बदलाव लाया गया है, जो भी व्यवस्था किया गया है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, समझ गए ना। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में शासक बना था, क्या बना था, शासक बना था। तो क्या किया था, 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियन संहिता, ठीक है ना, या नेपोलियन कोड कहते हैं, वो लागू किया था। तो इस संहिता के तहत जो भी अच्छे काम किए गए थे, अब सबको समाप्त कर देना है, ठीक है ना। ऐसी बात कहां पर हुई थी बताओ, वियना संधि में। बात समझा ना। तो नेपोलियन संहिता के तहत जो भी कार्य किए गए हैं, ठीक है ना, फ्रांस में या फ्रांस के बाहर, वो सबको जो है ना समाप्त कर दिया जाए। बात समझा ना, समझा ना। और देखो, अब जो नेपोलियन बोनापार्ट धार्मिक सुधार भी किया था, ठीक है ना, चर्च की शक्ति को समाप्त किया था, अंधविश्वास को दूर करने का काम किया था।
तो समझ गए ना। अब ये वियना संधि जो है फिर से चर्च को वह पुनः शक्ति प्रदान करेगा, ठीक है ना, समझा ना, चर्च को क्या करेगा, पुनः शक्ति प्रदान करेगा, समझा ना। तो ये सब बात वहां पर तय हुआ, समझा ना, कि नेपोलियन, तो कुल मिला के ये समझना कि नेपोलियन के विपरीत अब जो है ना सभी निर्णय यहाँ पर लिए जाएंगे। सब बात घुस गया दिमाग में। और इस संधि के तहत ये बजाना नेपोलियन का क्या किया गया, नेपोलियन को जो है निर्वासित जीवन जीने के लिए जो है कहाँ पर है, सेंट हेलेना द्वीप पर छोड़ दिया गया, जिसके कारण उसे 52 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 6 साल वो वहां पर रहा था, ठीक है ना। चलो अब ये बताओ, तो तुम लोग ये पहला जान गया, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन का हार का कारण जान गया। हार के बाद कौन सी संधि हुई थी, वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस हुई थी, वियना संधि हुई थी। देखो इस संधि का हम पहले बोलते थे, नींव जो है 1814 में ही रखा गया था कि नेपोलियन को कैसे रोका जाए, ठीक है ना, नेपोलियन को कैसे, क्योंकि नेपोलियन जो है वह किसी देश को जो है ना वो छोड़ा नहीं था, सबको वो प्रभावित किया था। तो सब देश जो उधर से मिल के जो है मिली भगत से इसे रोकना चाहा, इसके लिए वो बैठकी करना शुरू कर दिया था, इसी को बोलेंगे वियना संधि। तो जो है 1815 में जो आखिरकार ये संधि जो है पूर्ण रूप से तय हो गया, ठीक है ना, कि अब नेपोलियन के संग क्या किया जाना चाहिए, अब पूरे यूरोप के संग क्या किया जाना चाहिए, ये सब बात हम बता दिए, ठीक है ना। अब वियना कांग्रेस हम लोग वियना संधि समझ गए, बात समझा ना, कहीं पर कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग ये समझेंगे, ध्यान समझना ध्यान से, कि नेपोलियन संहिता ये क्या होता है, ठीक है ना, नेपोलियन संहिता क्या होता है। अब नेपोलियन संहिता क्या होता है, देखो नेपोलियन जो है वो सम्राट या शासक बना था 1804 में, फिर है ना 1804 में जो है वो अपना नियम निकाला था, ठीक है ना। वो क्या नियम सब था, जिस आधार पर वो फ्रांस पर जो है शासन करना शुरू कर दिया था, जिस आधार पर फ्रांस पर शासन करना शुरू कर दिया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेपोलियन संहिता।